नया एक मेटल या किसी भी तरीके से एक नया फॉर्मेशन करते हैं, मैन्युफैक्चर में भी इसका काम हम लोग कर सकते हैं। किसका? इनको मिश्र धातुओं के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो भी ग्रुप है हमारे 3 से लेकर 12 तक है, इनका आउटर शेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो n-1d इलेक्ट्रॉन को वेरी करेगा। इसमें 4 श्रेणियां होती हैं जिसको हम 3d 4d 5d और इसमें सर आप कौन से टॉपिक पढ़ाने वाले हैं? आओ जरा ध्यान से देखो, थोड़ी सी नजर डालो। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल? सारे के सारे बहुत बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। हमारे जो बच्चे थे जो कहीं ना कहीं हर जगह पढ़ रहे हैं, परक बैच में भी बच्चे बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, क्योंकि वहां पर जो हमारी बोर्ड्स की बहुत बढ़िया प्रैक्टिस, शानदार जबरदस्त हमारे टीचर मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। तो वहां पर हमने बच्चों से डिस्कशन किया कि हमारे मेरे भाई जल्दी से बता दो नेक्स्ट चैप्टर कौन होना चाहिए। तो हमारे बच्चों ने बताया कि जो सर अगर आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाना चाहते हैं, तो उन्होंने ऑफर में रखा था कि कहते थे कि या तो डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ाओ या तो सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाओ। तो हमने कहा आप जो बताएंगे, तो बच्चों ने सबसे ज्यादा कमेंट किए कि सर डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ाइए। ये कहीं ना कहीं जो चैप्टर है थोड़ा सा इंटरेस्ट वाला पार्ट जमाता है, और ये हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, और ये बढ़िया चैप्टर है आप लोगों के लिए। चलिए, तो कोई बात नहीं, आज हम शुरुआत करते हैं और इनऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक में हमारा जो चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक, यानी कि डी और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट है इनके बारे में कैसे कैसे पढ़ना होता है, क्या क्या काम होता है, किस तरीके से वेरी करते हैं और क्या क्या है। बहुत ही कम शब्दों में ज्यादा बातें कहने की आदत हमारी है, और उसी तरीके से हम आपको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहां पर डी एंड एफ ब्लॉक की क्या बात है और इसमें सर आप कौन से टॉपिक पढ़ाने वाले हैं? आओ जरा ध्यान से देखो, थोड़ी सी नजर डालो। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे सारे के सारे टॉपिक लिखे हुए हैं जो आपको दिखाई दे रहे हो। फिर कहोगे सर मजाक फिर कर रहे हो, यहाँ कोई टॉपिक तो लिखा ही नहीं है, प्रॉपर खाली लिखा हुआ। अच्छा अच्छा, हम बात करते हैं सारी टॉपिक की बात करें बेटा। अगर हम टॉपिक्स की बात करें, फिर से मैं बोल रहा हूं जो हमारे बोर्ड में आते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं जो हमारे वो टॉपिक, वो सारे के सारे टॉपिक बेटा, वो सारे टॉपिक, ध्यान देना, वो सारे टॉपिक जो हमारे बोर्ड एग्जाम में, जो हमारे किस में, बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बोर्ड एग्जाम में, उनको ध्यान में रखते हुए उस सारा का सारा पार्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन के साथ ही साथ आपको कंप्लीट कराने का काम किया जा रहा है। हालांकि टॉपिक एक भी नहीं छोड़ रहा हूं, सारे के सारे टॉपिक पढ़ा रहा हूं, लेकिन थोड़ी सी विनम्र निवेदन है आप लोगों के साथ, थोड़ा सा सहनशीलता बनाए रखें। प्लस में आप सारे के सारे देख रहे हो कि हमारे एग्जाम पास है, उस एग्जाम को दूरदृष्टि से देखते हुए निकट दृष्टि में कन्वर्ट होता जा रहा है, इसलिए आपको जल्द से जल्द सारी की सारी चीजें प्रोवाइड कराने का काम किया जा रहा है। तो देर किस बात की, शुरुआत करते हैं सर, डालते हैं, देखते हैं पहला हमारे पास क्या है। अच्छा, आप ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास यहां पर लिखा हुआ है डी एंड एफ ब्लॉक। ये सर डी एंड एफ ब्लॉक क्या होता है? सबसे पहले इन बातों को चर्चित में डालते हैं और कहानी को परिचित कराते हैं आप लोगों से। हूबहू सारी की बातें आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास देखने को मिल जाता है जिसको हम कहते हैं डी ब्लॉक या संकर तत्व। अच्छा, ध्यान से समझो बेटा कि अगर हम बात करें टोटल ब्लॉक की, अगर हम बात करें टोटल जो हमारे बेटा ब्लॉक्स होते हैं, टोटल चैम्बर्स होते हैं, अगर हम ब्लॉक की बात करें, टोटल ब्लॉक की संख्या हमारी 4 है। एक हमारा एस होता है, एक पी होता है, एक डी होता है और एक एफ होता है। अच्छा, ये जो ब्लॉक्स हैं जिसको हमने एस बोला, पी बोला, डी बोला और एफ बोला, ये हमारी पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें तो इस वाले हिस्सा में, इधर वाले हिस्सा में ये वाला पार्ट हमारा एस ब्लॉक को इंडिकेट कराता है, और यहां वाला पार्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहां वाला अगर आप पार्ट ध्यान से देखेंगे, ये वाला, ये टोटल पार्ट हमारा कौन सा ब्लॉक इंडिकेट कराएगा बेटा? ये वाला पार्ट करता है डी ब्लॉक को, ये हमारा डी ब्लॉक को बताएगा। यहां से लेके यहां तक का पार्ट जो आपको देखने को मिलता है, ये हमारा पी ब्लॉक को इंडिकेट कराता है। किसको बताएगा बेटा? ये हमारा पी ब्लॉक को इंडिकेट करेगा। और ये जो नीचे यहां पर रखे गए हैं, ये कुछ एलिमेंट यहां से उठा के रखे गए हैं, ये बेटा जो रखे गए हैं ये सारे के सारे एफ ब्लॉक हैं। हालांकि एक बात याद रखो, जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं इनको पीरियोडिक टेबल में नीचे रखा गया है। और अगर आप ध्यान से समझे तो जो हमारा, याद करिएगा वो पीरियोडिक टेबल, वो दौर जो क्लास 11 में हुआ करता था। यहां पर जो हम बात करें अगर आवर्त की, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर जो हम बात करें आवर्त की, तो आवर्त की अगर हम संख्या की बात करें, यानी कि पीरियड की बात करें, जो हमारे पीरियड होते हैं, जो हमारे पीरियड होते हैं वो 7 होते हैं। अगर हम वर्ग या समूह, यानी कि अगर हम बात करें ग्रुप की, तो ग्रुप हमारे टोटल कितने होते हैं? 18 होते हैं।
तो यहाँ पर 18 ग्रुप हो गए, आवर्त हमारे कितने हो गए, 7 हो गए। इसी के साथ ही साथ अगर ये वाली बात आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाती है और सारी बातें क्लियर हैं, तो एक चीज और समझो, वो क्या सर, कि यहां पर जो ग्रुप नंबर तीसरा होता है, ग्रुप नंबर तीसरा होता है और तीसरे ग्रुप से और छठवें आवर्त और सातवें पीरियड, यानी कि दोनों 6 और 7 से टोटल और टोटल यहां पर और यहां पर टोटल और टोटल आपने कितने एलिमेंट निकाले हैं, तो आपका आंसर होता है 14 और 14। 14 एलिमेंटों को निकालकर पीरियोडिक टेबल में नीचे रखा गया है, जिनको हम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के नाम से जानते हैं। तो ये वाला पार्ट हमारा लेंथेनाइड होता है, इसको हम एलएन से, और ये वाला एक्टिनाइड होता है, इसको हम एएन से इंडिकेट कराते हैं। तो ये हमारा लेंथेनाइड हुआ, नीचे वाला एक्टिनाइड हुआ। हालांकि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड क्यों बना, तो ये भी मैं बता दूं कि ग्रुप नंबर थर्ड से यहां पर छठवें आवर्त की बात करें तो यहां पर रखा होता है लेंथेनियम, और यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर रखा होता है एक्टिनियम। तो ये जो एलिमेंट की जो अगर हम बात करें प्रॉपर्टी की, तो ये प्रॉपर्टी इनसे मैच करती हैं। उन प्रॉपर्टी को मैच करने के लिए इसलिए इनको भी पीरियोडिक टेबल के नीचे एफ ब्लॉक में ही रखा जाता है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। हालांकि प्रॉपर्टी सेम होना ये कोई बुरी बात नहीं, लेकिन प्रॉपर्टी को एक साथ रखा जाना ये बड़ी अच्छी बात है। इसी के साथ ही साथ एफ ब्लॉक को आपने समझा, पी ब्लॉक को समझा। पी ब्लॉक हमें पढ़ना नहीं है, हमें एस ब्लॉक से लेना देना नहीं है, तो हमें डी ब्लॉक से लेना देना है। डी ब्लॉक को ही हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि इनको एस और पी ब्लॉकों ने प्रॉपर तरीके से घेर के रखा होता है। दूसरा, इसमें अगर हम बात करें टोटल और टोटल, आपको टोटल 10 यानी कि 10th ऑफ ग्रुप देखने को मिलते हैं, जो 3 से लेके 12 तक, 3 से लेके 12 तक आपको सारे के सारे ग्रुप देखने को मिलेंगे, वो डी ब्लॉक के ग्रुप होंगे। हालांकि ये जो डी ब्लॉक के ग्रुप होते हैं, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इनसे ही 14 एलिमेंटों को निकालकर एफ ब्लॉक के नीचे रखा गया है, जो हमारे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के नाम से होते हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक में टोटल और टोटल अगर हम श्रेणियों की बात करते हैं, जो हमारी सीरीज है बेटा, अगर हम सीरीज की बात करते हैं, वो 4 सीरीज में डिवाइडेड है। जैसे 3D सीरीज है, 4D सीरीज है, 5D है और 6D है, ये हमारे सीरीज मिलती है। इसी तरीके से ये हमारा डी की श्रेणी है। ऐप की भी श्रेणी होती है, ऐप में 2 सीरीज होती हैं, एक होता है 4 ऐप होता है, एक 5 ऐप होता है, एक 5 ऐप होता है। ये सीरीज हमारी निकाली गई। यहां पर अगर इंडिकेट करें, ये n-1D को डिनोट कराता है, ये n-2 ऐप को इंडिकेट कराता है। यानी कि जो यहां पर n है, n हमारी आवर्तों की संख्या है। आवर्त अगर हम बात करें, अगर ये हमारा 3D को वेरी कर रहा है, तो इसका मतलब वो चौथे आवर्त से पहला एलिमेंट की बात कर रहा होगा। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं कि अगर हम ऐप में आते हैं, तो ऐप का मतलब n-2, अगर वो 6 यानी कि छठवें आवर्त में रहा होगा, छठवें पीरियड में रहा होगा, यानी 6 नंबर पीरियड में रहा होगा, उससे हमारे दो को घटाया, तो यानी कि 4 ऐप आया। दैट मीन्स वो अपने आप में छठवें पीरियड की बात कर रहा है, 6th पीरियड की बात कर रहा है। क्लियर है ना? तो इस तरीके से हम ऐप ब्लॉक की बात करें तो दो एक श्रेणी में बांटा गया, जिसको हम 4 ऐप और 5 ऐप कहते हैं। और यहां पर हम अगर डी श्रेणियों की बात करें, तो ये जो डी श्रेणियों होती हैं, इनको हम 4 श्रेणियों में बांटते हैं, 3D, 4D, 5D और 6D। किस तरीके से आया मैंने आपको इंडिकेट कराया, बताया। डी ब्लॉक कहां होते हैं, बीच में होते हैं। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इनको एस और पी ने घेर कर रखा होता है। एफ ब्लॉक कहां से आया, इसको ट्रांजिशन बोलते हैं। इसको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी हम कहने का काम कर सकते हैं, क्योंकि ये इन्हीं से एलिमेंटों को निकाला गया है। 14 एलिमेंटों को निकाल कर नीचे रखा गया है, इसलिए हम इसको ट्रांजिशन ही नाम देंगे। बट कहां से निकाला गया, डी के अंदर से, इसलिए हम इनर ट्रांजिशन या हम अंतर संक्रमण तत्वों के नाम से भी जानते हैं। ये सारे के सारे मेटल हैं, ये भी मेटल हैं। डी ब्लॉक में भी सारे के सारे मेटल हैं। एफ ब्लॉक में सारे के सारे मेटल हैं। यहाँ पे आ जाते हैं कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव इन द सेंस जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव, यानी बहुत ज्यादा जल्दी से जल्दी क्रिया करने का काम करते हैं। इसमें आपको एक लेंथेनाइड सीरीज में आपको सिर्फ एक पीएम, जिसको आप प्रोमीथियम कहते हो, ये एक अकेला मात्र ऐसा एलिमेंट होगा जो आपका रेडियो एक्टिव होगा। और यहां पर जो नीचे वाले हैं, जिसको हम एक्टिनाइड कहते हैं, या इसको हम 5 ऐप सीरीज के नाम से जानते हैं, इसमें जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट रखे गए हैं, वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। क्लियर मेरे भाई? तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। डी के साथ हमने किसका भी दे दिया, ऐप का भी दे दिया। ऐप का भी हमने थोड़ी सी जानकारी दे दी, और डी ब्लॉक क्या होता है सबको पता चल गया।
अब अगर आप डी ब्लॉक की बात करें तो आप सारे के सारे जानते हो कि ये ग्रुप नंबर, ये जो भी ग्रुप है हमारे 3 से लेके 12 तक है, इनका आउटर शेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो n-1d इलेक्ट्रॉन को वेरी करेगा। इसमें 4 श्रेणियां होती हैं जिसको हम 3d 4d 5d और क्या कहते हैं भैया 6d। तो ये सारी की सारी बातें आपको बिल्कुल जद्दोजहद में प्रॉपर तरीके से फिट हो रही होगी। अब अगर आपको ये बात आ गई तो यहां पर आ जाते हैं कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट जो आपको डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को इंडिकेट कराते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाली, ये भाई ध्यान से देखो, ये हमारी 3D सीरीज है, ये हमारी 4D है, ये हमारी 4D है बेटा, ये हमारी कौन सी है, ये हमारी 4D है, और ये हमारी 5D और ये हमारी 6D है। ये सारी की सारी वो सीरीज हैं जो ये इंडिकेट करा रही हैं कि हम 4 श्रेणी में हैं। और ये हमारी 2 सीरीज हैं जिसको हम कहते हैं 4F और ये हो गया 5F, जिसको हम 5F के नाम से जान रहे हैं, जिसको हम 5F कह रहे हैं। ये हमारी लेंथेनाइड, बेटा ध्यान से समझिएगा, ये हमारी लेंथेनाइड को इंडिकेट कर रही हुई हमारी एक्टिनाइड को, यानी कि इसको हम शॉर्ट में LN कहते हैं और ये हमारा AN हुआ, ठीक है ना। अब ये वाला पॉइंट हम इसकी बात करें तो ये यहाँ का एलिमेंट है और ये वाले पॉइंट करें ये यहाँ का एलिमेंट है। इनकी प्रॉपर्टी सेम होने के कारण इनको नीचे रखा गया है, हमने आपको बताया। तो आप सारे के सारे देख सकते हो ये वाला जो आपको पार्टीशन नजर आ रहा है ये सारा का सारा पार्ट इंडिकेट कराता है डी ब्लॉक को। तो ये डी ब्लॉक पता चल गया और ये बार सारा का सारा किसको इंडिकेट कराएगा, एफ ब्लॉक को। तो ये वाली सारी की सारी बातें हर एक बच्चे को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छी शॉर्ट में मैंने, देखो हमने डी एंड एप इसलिए रखा क्योंकि आपके सिलेबस में जो पढ़ रहे हैं वो डी एंड एप ही है। यहाँ पर कोई भी हमने एस ब्लॉक का एलिमेंट, कोई भी हमने पी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं रखा है, क्योंकि अगर हम इनको समझाएंगे तो कीजिए क्या ही भाई, सिलेबस में हमारे 2 हैं तो 2 को पढ़ना इंपॉर्टेंट, ठीक है मेरे भाई। तो ये सारा का सारा पार्ट हो गया। अब इसी के साथ ही साथ और आगे बढ़ते हैं, आ जाओ मेरे भाई। आगे बढ़ते हो तो आप सारे के सारे देख लो, ये डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक आपको जो हमने पढ़ाया जो बताया वही सारा का सारा लिखा हुआ। अब डी ब्लॉक को ही हम तोड़ेंगे। लिखा हुआ है इन द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट फ्रॉम द थर्ड ग्रुप एंड टू 12, यानी कि 12 ग्रुप इज कॉल्ड द डी ब्लॉक। आपको बताया गया था 3 से लेके 12 तक के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, बिकॉज देयर द लास्ट n-1 यानी कि n-1 एंटर द डी सब सेल। तो n-1d कैसे काम करता है ये भी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट कह सकते हैं दे आर आल्सो कॉल्ड द ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज दे लाइन बिटवीन द एस एंड पी एलिमेंट द पीरियोडिक टेबल, यानी कि हमने आपको बताया इनको हम संकर्ण या ट्रांजिशन एलिमेंट इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनको एस और पी ब्लॉक के बीच में रखा गया है। क्लियर मेरे भाई। तो बहुत अच्छे पॉइंट है, सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखना, हिंदी वाले समझ ले। 3 से लेके 12 तक के एलिमेंट जो होते हैं वो डी ब्लॉक होते हैं। इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता है वो n-1d में प्रवेश करेगा। इनको हम ट्रांजिशन यानी कि संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अगर कोई पूछे क्यों कहते हैं तो आवर्त सारणी में एस तथा पी ब्लॉक के दोनों के बीच में रखा गया है। हुई ना अच्छी बात। इसे कहते हैं बेहतरीन सर जी पढ़ाना। ट्रांजिशन तत्वों के मतलब ट्रांजिशन तत्व या संक्रमण तत्वों के प्रकार हैं, हमने आपको बताया। तो कौन कौन से प्रकार हैं, 4 कैटेगरीज हमने आपको बताई दी हैं। 4 कैटेगरीज होती ही हैं। कौन कौन सी कैटेगरी हुई मैंने आपको बता दिया। ये हमारी 3D है, ये हमारी 4D है बेटा, ये हमारी 5D है, तो ये हमारी बनेगी 6D। टोटल ये हमारी 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जिनको हम क्या कहते हैं बेटा, जिनको हम 4 पार्ट में ही आपको इंडिकेट करना होगा। अच्छा, अगर ये 3D लिखा हो, अगर आपसे पूछा जाए 3D है तो बताओ ये कौन से आवर्त में होगा, तो आप एक जोड़ दोगे, है ना। अगर आवर्त को देख के पूछ दिया जाए कौन से डी ब्लॉक की सीरीज में होगा तो एक माइनस कर दोगे। ये भी बहुत अच्छी बात है भाई। अगर ये 3D है तो चौथा आवर्त है, अगर ये 4D है तो ये 5वां आवर्त है, अगर ये 5D है तो ये हमारा कौन सा आवर्त होगा, तो आप सभी को पता है 6वां आवर्त। अगर ये 6D है तो यानी कि 7वां आवर्त को इंडिकेट करता है। तो टोटल सीरीज कितनी हुई हमारी, 5। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बढ़ते हैं तो हमने आपको लिखा कि जो हमारा स्कैंडियम से लेकर जेडन तक होते 10 एलिमेंट होते हैं, और हमारा 39 से लेकर 48 तक एक सीरीज जाएगी 4D। फिर हमारा यहां से लेके 80 तक जाएगा। फिर एक्टीनियम से लेके हमारा CN तक जाएगा, वो 112 एलिमेंट देखने को मिलते हैं। जो 4 सीरीज है हमने बताया 3D 5D और यहाँ पर 4D और 6D। इनको किन किन एलिमेंटों को कहां से लेके कहां तक एटॉमिक नंबर के साथ दिया जाता है वो सारा का सारा मैंने आपको बताया। हालांकि ये हमने आपको यहां पर इंडिकेट कराया कि जो हमारी ये डी ब्लॉक था किस तरीके से, ये हमारा देखो SC से लेके यहाँ जेडन तक, 21 से लेके कितना है बेटा 30 तक, फिर 39 से लेके हमारा 43 तक, फिर हमारा यहाँ पे 57 से लेके
80 तक, फिर हमारा यहाँ 59 से लेके और 112 तक, इतने सारे के सारे एलिमेंट आपके डी ब्लॉक एलिमेंट की कैटेगरी में आएंगे। अल्लाह में बहुत अच्छी बात है सर जी, अगर ये सारी की सारी बातें आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात होगी। अब अगर हम थोड़ा सा ध्यान समझिएगा तो इसमें आपके कुछ डी ब्लॉक के नंबर ऑफ क्या होता है बेटा, हम बात करें तो इनके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शन सारे के सारे जानते हो, जिनकी आउटर सेल पूरी तरीके से फुलफिल नहीं होती है। तो ऑक्टेट को पूरा कराने के लिए हम एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइड कराते हैं, किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन को हम बगल वाले पड़ोसी से लेते हैं, जिससे हमारी वो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पूरे हो जाते हैं। पूरे कराना हमारा काम है, तो जो पूरे कर लेगा वो अपने ऑक्टेट का काम करेगा और वो अपने आप में स्थायी हो जाए। कुछ नोट पॉइंट हमने आपके लिए लिखे हैं, जरा ध्यान से देखो। लिखा गया है वर्ग 12 के तत्व जो Zn और Cd और Hg और Cn है, इनके उपकोष प्रॉपर तरीके से, इनके सब सेल पूरी तरीके से भरे होते हैं, यानी कि इनके आउटर सेल में टोटल के टोटल 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगर वो जो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पूरा भर जाना है, यानी कि ये संक्रमण यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट को इंडिकेट नहीं कराता है। कहता है जिनके पूरे इलेक्ट्रॉन भरे तो ट्रांजिशन ही क्यों हुए, यानी कि ये काम ही अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो इनको ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं काउंट किया जाता है। The subcell the of group 12 element Zn, Cd, Hg, Cn are the completely fill in the given nucleus, यानी पूरी न्यूक्लियस में फुलफिल होते हैं। That why they not the considering या considered ट्रांजिशन एलिमेंट और द डी ब्लॉक एलिमेंट, तो डी ब्लॉक में इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं रखते। ठीक है मेरे भाई, आगे देख सकते हैं तो लिखा हुआ वर्ग 3 के तत्व जैसे एस वाई और एल और ए गुण अन्य संक्रमण तत्वों के गुण से भिन्न होते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इनके आउटर सेल में से केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, केवल एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है ना मेरे भाई। तो ये भी आप पॉइंट आपको याद रखना है। दे द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप थर्ड आपके पॉइंट लिखें आर द डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द आउटर या प्रॉपर्टीज ऑफ द अदर ट्रांजिशन एलिमेंट, तो जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनसे ये भिन्न होता है, अलग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ग 3 से लेके 12 तक के तत्वों को अप्रारूपी संक्रमण तत्व कहा जाता है, जिनको हम लोग कहते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है मेरे भाई, तो वर्ग 3 से लेके 12 तक के क्या नाम बोला गया है, इनको ये भी आप बोल सकते हैं। किस तरीके से आपको क्वेश्चन को वेरी करना है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, अब आ जाते हैं हम भौतिक गुण, जिसको हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। सर हर एक प्रॉपर्टी का, हर एक एलिमेंट का, हर एक केमिकल, हर एक चीज का एक केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। तो इसलिए आज हम ये सीखेंगे कि जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो किस तरीके से हमारा क्या दिखाता है बेटा, क्या दिखाता है, तो आपका आंसर होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे लिखा हुआ है ट्रांजिशन मेटल्स आर दे हार्ड एंड लेस वॉलेटाइल, यानी कि ये जो संक्रमण धातु है बेटा ये ज्यादा से ज्यादा कठोर होती हैं और कम वाष्पशील होती हैं। तो ये वाष्पशील कम होंगी लेकिन कठोर ज्यादा होंगी, जो कठोर ज्यादा होता है तो वाष्प कम होती है। नेक्स्ट लिखा द मेटेलिक पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट आर हाई, यानी कि इनके गलनांक और क्वथनांक हाई होते हैं, उच्च होते हैं। अगर कोई पूछे ऐसा क्यों होता है तो आप कह सकते हो, रीजन बता सकते हो, धात्विक बंध में जो NS होता है उसके अतिरिक्त N-1D के अधिक इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ठीक है ना, तो आप कह सकते हो रीजन क्या है, या हम कह सकते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ द मोर इलेक्ट्रॉन NS इन द मेटेलिक बॉन्ड अदर देन द N-1D। ठीक है ना, तो गलनांक और क्वथनांक याद रखो, इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी भौतिक गुण होगा, सारे के मेटल ही मेटल हैं, तो इनका कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। आगे हम बात करें तो हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टी में पॉइंट नंबर नेक्स्ट, अगर हम बात करें गलनांक इनका D5 विन्यास के लिए ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप सारे के सारे जानते हो कि जो डी ब्लॉक होता है वो डी ब्लॉक में हमारे टोटल कितने भाग बनते हैं, 5 बनते हैं। 5 में से ये आपके पांचों भरे हुए हैं, तो सबसे ज्यादा, यानी कि अब इस केस में अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर देखें तो ये हमारे ऐसा केस बनता है कि यहां पर मैक्सिमम अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं बेटा। कैसे मिलते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। जब मैक्सिमम आपको अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं वो ऐसा ही आपको देखने को मिलता है, तो वो हमारा D5 ही है। D6 होता तो एक पेयर हो जाता, D7 होता तो 2 पेयर हो जाते, अगर और कम कर देते 4 कर देते तो हमारा अनपेयर कितना होता, 4 ही होता। तो अभी ये मैक्सिमम केस है, इसलिए इनका गलनांक सबसे ज्यादा होगा, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम D5 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है भाई, तो ये वाला पॉइंट आपके लिए थोड़ा सा अच्छा बन जाता है। ठीक है भाई, आगे इनकी कड़न एंथैल्पी अगर हम बात करें, इनका
एटोमाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बेटा, हाई होती है। तो ये छोटा सा पॉइंट है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग इसी चीज को लेके। आगे आता है, पूछा जाता है कि जो हमारा किसी भी श्रेणी में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, देखो यहां से क्वेश्चन जो बनते हैं ना वो एमसीक्यू बनेंगे, एमसीक्यू बनेंगे, और ये सारा का सारा एनसीईआरटी लेवल का काम करता है। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखना, किसी भी अगर हम सीरीज की बात करें, अगर हम लेफ्ट टू कहां जाए, राइट, सॉरी, किसी भी सीरीज में अगर आप ध्यान से देखें तो क्या लिखा है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाओगे, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होता है, वर्ग 10 अगर हम बात करें ग्रुप 10 तक का जो साइज होता है वो घटता है, फिर इसके बाद बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है, तो आपका आंसर होता है, ठीक है, मूविंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट द सीरीज द साइज डिक्रीज टिल ग्रुप 10 एंड देन इंक्रीज। ऐसा क्यों होता है, तो आपका आंसर होता है बिकॉज टिल ग्रुप 10 द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमाइट्स द शील्डिंग इफेक्ट एंड -1D। अच्छा, इसका मतलब ये होता है जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, तो अगर आप इन दोनों में दिक्कत हो तो ये बताइएगा, जैसे जैसे हमारा ग्रुप नंबर बढ़ता है या जैसे जैसे हमारा परमाणु क्रमांक बढ़ता है, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ ही साथ उसका जो न्यूक्लियर चार्ज होता है बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि आप सारे के सारे जानते हो उसके आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या का इंक्रीज होना, इसका मतलब नाभिक का बहुत सारे एलिमेंटों के साथ क्या बनना, अट्रैक्शन बनाना। तो इसी तरीके से हमारा परीक्षण प्रभाव होता है। परीक्षण प्रभाव क्या कहता है, शील्डिंग इफेक्ट क्या कहता है, जैसे इलेक्ट्रॉन जैसे प्रवेश करेगा तो वो उसके बाह्यतम वाली कोश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करने का काम करेगा, दैट इज द शील्डिंग इफेक्ट। एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आता है तो वो क्या करेगा, उसको प्रॉपर तरीके से दूर करने का काम करेगा। परंतु 10वें वर्ग के बाद n-1D का परीक्षण प्रभाव क्या होता है बेटा, नाभिक के आवेश पर हावी होने लगता है, यानी बट द आफ्टर 10th ग्रुप ऑफ द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द इफ्टार डोमेटिंग द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है भाई, तो ये भी आपके लिए पॉइंट हो गया। अब आ जाती है आयनन एंथैल्पी। बेटा आयनन एंथैल्पी क्या करती है, आयनन एंथैल्पी जो भी होती है वो एस और पी जो हमारे ब्लॉक्स होते हैं उनके बीच में होती है, उनके बिटवीन वर्क करती है, एस और पी ब्लॉक के। आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज या आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज द इन अ सीरीज बिकॉज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन इंक्रीज। आप सारे के सारे जानते हो, मैंने यही बोला कि अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जी को बढ़ाना है तो उसका पर एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, परमाणु क्रमांक बढ़ जाएगा, परमाणु क्रमांक बढ़ जाएगा तो आप सारे के सारे जानते हो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या का बढ़ जाना दैट मीन सारा का सारा इंडिकेट करा आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी। ठीक है भाई, आगे लिखो 5D श्रेणी में तत्वों की आयनन ऊर्जा 3D और 4D श्रेणी से अपेक्षा क्या होती है, बहुत अधिक होती है। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट ऑफ 5D सीरीज द मच हायर देन द इफेक्टिव 3D एंड 4D सीरीज। ठीक है ना, तो बहुत बढ़िया पॉइंट है, सारे के सारे पॉइंट आपकी कॉपी पे अच्छे लेवल से लिखी होनी चाहिए। अब आगे आ जाते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में आपको याद रखना है कि अगर हम किसी भी श्रेणी की बात करें, किसी भी सीरीज की बात करें, जो हमारी प्रथम सीरीज है उसका जो अंतिम सदस्य है उसको छोड़कर से सभी जितने भी तत्व देखने को मिलते हैं वो हमारे परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं, यानी कि वो अपने आप में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका मतलब वो बदलते रहते ऑक्सीडेशन। जैसे आयरन होता है, आयरन Fe+ का 2 भी देता है, Fe+ का 3 भी देता है, कुछ इस तरीके से जैसे हमारा Pb है प्लस का 2 देता है और Pb हमारा प्लस का 4 भी देता है। तो कुछ इस तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाती है। अब Ec है, Ec को स्कैंडियम कहते हैं, इसकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है बेटा, 3 होती है। 3 क्यों होती है, आप जानते हो 21 नंबर पे है 1s2 2s2 और 2p कितना आता है 6 3s2 और 3p कितना आता है 6 और 4s1 और 3d बेटा कितना, 3d कितना जल्दी बताओ, अरे 4f2 और 3d1। तो ये आउटर सेल में इनकी ऊर्जाएं अंतर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए इनके आउटर सेल से सारा का सारा मैटर फट से निकल जाता है, यहां से फट से निकल जाएगा। ठीक है भाई, तो ये तीनों निकल जाते हैं, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्थायी हमेशा होगी 3 पॉजिटिव। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हम स्कैंडियम को देखें, स्कैंडियम में जो Sc में Mg तक ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, फिर Mn के बाद ऑक्सीकरण संख्या घटने लगती है।
ठीक है भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर आप जैसे जैसे बढ़ोगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पहले तो आपके अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जो अगर हम अनपेयर इलेक्ट्रॉन की बात करें, अनपेयर क्या होता है बेटा, अनपेयर, अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने के बाद इनकी जैसे 25 तक सबसे ज्यादा 25 पे होता है, 3D मतलब 3D5। इसके बाद जैसे ही इंक्रीज होगा 26 नंबर आएगा, 26 नंबर पे उसके 6 हो जाएंगे, 3D6 हुआ तो इसका मतलब एक पेयर बन गया। अब कितने अनपेयर हो गए, 4। इसलिए आपको ये वाली बात याद रखना है, ठीक है भाई। तो अब ये डी ब्लॉक में और याद रखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट D0, D5, D10 पर सबसे ज्यादा ये मोर स्टेबल होते हैं, यानी कि ये आधा भरा हुआ है, देखो अगर नहीं है तो भी स्टेबल ही है, D5 है तो स्टेबल है, D10 है तो स्टेबल है। इसके बाद अगर आप बात करोगे तो इनके बाद स्टेबल नहीं होगा। दोनों केस हम बहुत पहले बता चुके हैं। अगर हमारी ऑर्बिटल पूरी भरी है या आधी भरी है तो वो अपने आप में स्टेबल मानी जाती है। नॉर्दर्न संक्रमण धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या निम्न परंतु क्षारीय उच्च धातु पे क्या होती है बेटा, अम्ल होती है। संक्रमण धातुओं की ऑक्सीडेशन अवस्था क्षारीय में उच्च और अम्लीय में क्या हो जाती है बेटा, क्या हो जाती है, अम्लीय में उच्च हो जाती है, ठीक है ना। निम्न हो जाएगी कब में, धातु के ऑक्साइड में। तो इज द ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड आर द एल्कलाइन इज ओवर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड एसिडिक इन हायर वंस, ठीक है भाई। तो ये भी वाला पॉइंट आपके लिए क्लियर हो जाता है। फिर मैं बढ़ता हूं आगे। तो इसी तरीके से हमारा फिर से मिलेगा जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कहता है नेक्स्ट पॉइंट में, जो हमारे ऑक्सीजन और फ्लोरीन के छोटे आकार होते हैं, मतलब ये बहुत छोटे होते हैं, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा, आप जानते हो ज्यादा होती है, जिसके कारण संक्रमण धातुएं इनके साथ उच्च ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं, ठीक है भाई। आप सारे के सारे जानते हो, जैसे आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, क्या कह सकते हो, हैं जल्दी बताओ। जैसे आप कह सकते हो ओहो वी वी ओ, नहीं V2 कह सकते हैं, V2O नेगेटिव। इसकी अगर आप निकाल लो या इसी के साथ आप ऐप लगा दो, है ना, तो इनकी ऑक्सीडेशन हाई निकल जाएगी। ड्यू टू द स्मॉल ऑक्सीजन और फ्लोरीन द इलेक्ट्रोनेगेटिव ट्रांजिशन मेटल द हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट विद द डेप्थ, ठीक है ना। तो इस तरीके से निकालोगे, आप निकालोगे तो 5-6 लगभग ऐसी आ जाती है। क्लियर है ना, क्लियर क्लियर। VO5 नेगेटिव, ऐसे ऐसे कितना बनता है जाके VO3 नेगेटिव। हाँ ये बनाते हैं। तो अभी इसमें क्या हो जाएगा, जब उधर जाएगा 3, इसका V का निकालोगे तो V का निकालो कितना हो जाएगा, V का निकालोगे, V को X मानोगे, X प्लस माइनस के 2 इंटू 3 बराबर माइनस के 1, बराबर माइनस के 1। तो उधर देखोगे क्या हो जाएगा, X माइनस के 6 बराबर माइनस का 1, तो X बराबर कितना हो जाएगा, प्लस के 6 माइनस के 1, तो X बराबर प्लस के 5। कुछ इस तरीके से हो जाता है। संकर धातु के ऑक्साइड निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में क्षारीय होते हैं और उसमें क्या होते हैं आगे, जैसे आप जैसे ये देखते हो MnO2 होता है, MnO4 हो सकता है, ठीक है भाई। और Mn अगर हम बात करें MnO3 भी कर सकते हैं, MnO3 कह सकते हैं और MnO4 भी कर सकते हैं। इसकी अगर ऑक्सीडेशन निकालोगे, इसकी कितनी आएगी जरा ध्यान से देखो, इसकी कितनी आएगी प्लस के 4, इसकी कितनी आएगी प्लस के 6, है ना, कितनी आएगी, सही है ना, जल्दी बताओ, सही है ना, सही है ना। इसकी कितनी आएगी MnO, ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, देखो जैसे MnO है, इसको खाली MnO रखो, ये हमारी MnO है, MnO और ये है MnO2, फिर है MnO3, ऐसे कर लो। तो ये कितना हो गया, ये प्लस का 2, ये कितना देगा प्लस का 4, ये कितना देगा प्लस का 6। तो जो हमारी निम्न वाली है वो सारे के सारे कैसे दिखाएंगे, क्षारी। तो ये हमारा कैसा होगा बेटा, ये क्षारी होगा। ये वाला क्या होगा, उच्च वाला ऑक्सीडेशन कैसा होगा, एसिडिक नेचर दिखाएगा। तो ये भी हमारी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है भाई, ठीक है ना, क्लियर है ना। अब और आगे आओ, और आगे आओगे तो जो हमारा Cu होता है, यानी कि आर ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट Cu हैव E not less than H, hence all of the them release H from the dilute acid, यानी कि कॉपर के अतिरिक्त सभी संक्रमण धातुओं का E नॉट होता है। तो E नॉट का होता है, इसको हम कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, विभव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है भैया। ये हमारा होता है, या वोल्टेज कह सकते हो। जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन से क्या होता है बेटा, कम होता है, इसलिए
इसलिए ये तनु अम्लों के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन को मुक्त कर देगा। मतलब ये हाइड्रोजन को मुक्त कर देगा क्योंकि ये ई नॉट जो होता है वो हाइड्रोजन से क्या होता है, कम होता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, आपको पीछे क्लास में पढ़ाया गया। जब किसी भी मेटल को उसी के सॉल्ट में डुबाओगे, क्या करोगे, डुबाओगे, तो उसके सरफेस पर करंट जनरेट हो जाता है। जो सॉल्यूशन है उसके करंट के ठीक अपोजिट वर्क करता है। फिर उसकी जो सतह पर, उसके सरफेस पर जो करंट आता है, दैट इज द ई नॉट। वही हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता था। ठीक है भाई। अब देखो इसी तरीके से हमारी जो चुंबकीय गुण है इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ये दो तरीके से काम करता है। जैसे अगर आप बात करें तो ये हमारा एक कोई मान लेते हैं कोई एक एटम है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये कोई एटम है। अब इसमें जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा ना, अगर आप इसमें देखोगे जब इसमें इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये कुछ इस तरीके से तो घूमता है, ये इस तरीके से घूमेगा, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन। ये हमारी जो बता रही है ये मैग्नेटिक मूवमेंट को बता रही है। ठीक है भाई, ये मैग्नेटिक मूवमेंट को बता रहा है, ये मैग्नेटिक मूवमेंट को बता रहा है। ये इस तरीके से घूमने का काम करेगा। इसको हम कहते हैं कक्षीय गति या ऑर्बिटल मोशन। एक होता है स्पिन मोशन। स्पिन मोशन का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा एक खुद में इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन है, ये मान लेते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, ये खुद में घूमने का काम करेगा, खुद से घूम लेता है, ये अपने आप में खुद से रोटेट होने का काम। ये हमारी इसकी क्या है, ये इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट है। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो है दो तरीके से काम करेगा, एक किसी भी ऑर्बिटल में घूमने का काम करेगा जो हमारे एटम होते हैं, एटम के ऑर्बिट में घूमने का काम करेगा। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन खुद से भी घूमने का काम करता है। इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए म्यू बराबर एक फार्मूला भी लगाते हैं, रूट में n+2 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भाई। इसकी यूनिट होती है Bm, जिसको हम बोर मैग्नेट्रॉन कहते हैं। अगर हम इसमें देखें जो वेयर है ना, वेयर n= जो होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर, PAIR, अनपेयर्ड, पूरा लिख दूं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कराएगा। तो ये वाला आपको याद रखना। मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं, रूट में n+2 Bm होता है, बोर मैग्नेट्रॉन। जो n होता है वो अयुग्मित, हिंदी में भी मैं लिख दूं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है मेरे रज्जे, लिख लेंगे अपनी कॉपी पे, चिपका लेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, आप जरा ध्यान से देखना। अब ये पैरामैग्नेटिक होता है, ये भी अपने आप में अच्छा इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे होता है दे आर अटैच्ड टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे आर द फाउंड देम। यानी कि अगर चुंबकीय क्षेत्र की ओर ये आकर्षित हो जाते हैं तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जब भी कभी भी हम बात करें अनपेयर की, अनपेयर का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जब भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, जैसे ऐसे हैं, ये हमारे रखे गए, ये हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, ये हमारे कैसे हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो वो किसको इंडिकेट कराएगा, पैरामैग्नेटिक, जिसको आप कहते हो अनुचुंबकीय। क्लियर। तो ये इंडिकेट तब कराएगा जब हमारे पास क्या देखने को मिल जाते हैं, अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर देखने को मिलते हैं। क्लियर। अब एक पॉइंट और यहां पर आ जाता है जिसको हम कहते हैं प्रतिचुंबकीय। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और ये युग्मित होते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल में कुछ आपको मान लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से भरे। तो ये सारे के सारे अगर आप देखेंगे तो किस फॉर्मेशन में, पेयर फॉर्मेशन में। कौन से फॉर्मेशन है, पेयर फॉर्मेशन में। अगर ये हमारे पेयर फॉर्मेशन में युग्मित है, इसका मतलब वो क्या बताएंगे, प्रतिचुंबकीय, इसका मतलब वो क्या बताएंगे, डायमैग्नेटिक। क्लियर है ना। तो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के बारे में समझ में आया, किस तरीके से इंडिकेट करते हैं, जिसमें पेयर होंगे। डायमैग्नेटिक, पैरा कब बोलोगे, जब वो अनपेयर होंगे। ठीक है ना। तो पैरा और डाई पूरी तरीके से कंप्लीट, इन बातों को भी याद रखना। इसके बाद इनके जो कलर हैं, कलर वो हैं जो कलरफुल बना लेते हैं। मतलब डी ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से भी करते हैं काम। इनके जो ऑर्बिटल होते हैं ना, अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या करते हैं बेटा, अपने आप के जो आयंस होते हैं वो कलरफुल बना लेते हैं। कलरफुल क्यों बनाएंगे, क्योंकि ये हमारे अगर हम इनके ऑर्बिटल की बात करें तो इनमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं अनपेयर देखने को मिलते हैं। तो जो अनपेयर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक क्या करते हैं, वो जो लाइट होती है, लाइट रे को अपनी ओर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद वो अपनी एनर्जी में एक्सचेंज करते हैं, देन द जैसे स्लो मोशन में नीचे आते हैं तो वो एक जो कलर उसने एब्जॉर्ब किया था उसका दूसरा कलर वो दिखाने का काम करता है।
जैसे नीला लिया, नीला को अवशोषित किया, अपनी ओर लिया, हो सकता का व्हाइट दिखाए, हो सकता का ब्लू दिखाए। तो इस तरीके से वो काम करता है। ये डिपेंड करता है कि हमारा कौन सा मेटल था, डी ब्लॉक का कौन सा एलिमेंट था। अब देखो क्या लिखा है, द अनपेयर इलेक्ट्रॉन द प्रेजेंट इन द डी स्ट्रक्चर, वही बताया ना जो यहाँ पर लिखा। एंड द ट्रांजिशन एलिमेंट द एब्जॉर्ब द पार्ट ऑफ द विजुअल लाइट एंड द मूव ऑफ द लोअर एनर्जी टू हाई एनर्जी। ठीक है ना, तो जैसे वो एब्जॉर्ब करेगा निम्न एनर्जी से यानी कम ऊर्जा से हाई ऊर्जा में चला जाता है। while they the reflect the completely या complementary part of the high या light the due to the with they the appear colorful, यानी कि जब वह प्रकाश के पूरक रंग को परावर्तित कर देता है जिसके कारण वो रंग दिखाई देते हैं। क्लियर है ना, बहुत ही सिंपल और अच्छा पॉइंट है जैसे मैंने यहाँ पर बना के रखा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये इसमें CO है, CO है, यहाँ CO है, ये CU है, ये TI है। अब इसमें देखेंगे तो ये हमारी तरंग दैर्ध्य होती है, हालांकि इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसका जो एब्जॉर्प्शन कलर था वो था पीला, इसका था नीला हरा, इसका था नीला, इसका था पराबैंगनी जो हमें द्रव अवक्षेप नहीं करती, इसका था लाल, इसका था नीला हरा। लेकिन जैसी वो निम्न एनर्जी से लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में गया तो उसने एक कलर दूसरा रिफ्लेक्ट किया। कौन सा? पीले से क्या बना दिया? बैगनी। नीले हरे से क्या बना दिया? लाल। नीले से क्या बना दिया? पीला नारंगी। बड़ा बैगनी का हल्का पीला, और यहाँ पर लाल से बना दिया नीला, और यहाँ नीला हरा से बना दिया नीला लोहित, मतलब ठीक है ना। तो आप देखिए ना, कंडीशन समझे? कंडीशन क्या कह रही बाबू भैया? कंडीशन यही है कि कहानी कुछ भी पलट सकती है, कुछ भी आपको देखने को मिल सकता है। अब एक चीज और होती है कि जितने भी हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं ये एक कंपाउंड, एक इस तरीके का कंपाउंड दिखा सकते हैं। यानी कि ये आपको जैसे हमने लिखा, ये जो लिखा हुआ है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे K3 है, FeCN का होल ऑफ 6 है। ये अपने आप में मैं बोल दूं तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन, ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसको हम उपसय संयोजक यौगिक कहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ यौगिक कौन बना सकता है? तो आपका आंसर होगा सर डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के एलिमेंट ही ये कंपाउंड को इस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं, बाकी एलिमेंट नहीं। क्लियर है? एक बात तो ये क्लियर हुई। और याद रखो जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो एक तरीके का कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक बनाने का भी काम करते हैं। तो कैटलिस्ट और उत्प्रेरक बनाने का काम भी डी ब्लॉक के ही अंदर होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहां पर है कैटलिक या कैटालाइक प्रॉपर्टी ड्यू टू द विजुअल वैलेंसी ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर एबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल दे एक्ट द कैटलिस्ट। समझ में आया? तो जैसे हमने लिखा है एपी है, पीटी है, कुछ इस तरीके से। आपको याद आया ना जब कभी भी हम एबर प्रोसेस करते थे H2 और N2 इस तरीके से लिखते थे, यहाँ पर Fe और यहाँ पर कुछ टेम्परेचर पर, कुछ एटीएम पर, है ना, कुछ एटीएम पर और कुछ टेम्परेचर भी रखते थे, यहाँ पर टेम्परेचर भी रखते थे। Fe और मॉलिब्डेनम लिया करते थे। तो ये कुछ याद आया? कुछ याद आया? फिर हमारी बन के आती थी 2NH3। याद आया बेटा? याद आया? याद आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो कोई बात। ये हैबर प्रोसेस किया करते थे तब उसके ऊपर जो लिखते थे वो कैटलिस्ट है। जब भी कैटलिस्ट आता है वो डी ब्लॉक की ही बात करता है। तो ये देखो डी ब्लॉक की बात है। परवर्ती संयोजकता व ऑक्सीकरण संख्या डी कक्षों की उपलब्धता के कारण ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। उत्प्रेरक का कार्य क्यों करते हैं तो आपको पता चल गया, क्योंकि ये एक गिरगिट है और गिरगिट रंग बदल लेता है, इसलिए इनको भी हम गिरगिट ही बोलेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बदल लेता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन चेंज करता रहता है। ठीक है भाई, क्लियर है ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया भाई। अब आ जाते हैं हम लोग आगे और आगे बढ़ते हैं। और अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास है अंतराकाशी यौगिकों के निर्माण किस तरीके से काम करते हैं। अच्छा, अंतराकाशी तो भी देखना पड़ेगा। अंतराकाशी ये जैसे स्टील का निर्माण, अगर हम स्टील देखेंगे तो कैसे बनता है। स्टील में हमारी बहुत सारी यानी कि मैनी टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट को ऐड कराते हैं। क्या कराते हैं भैया? ऐड। जैसे ही हम ऐड कराएंगे तो जैसे हमारा क्रोमियम है, वैंडियम है, टंगस्टन है, मॉलिब्डेनम है, मैग्नीज, इनसे हमारा किसका फॉर्मेशन होता है? स्टील का। तो ये भी पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
इनके जो जितने भी गलनांक और इनके आ जाओ अंतराकाशी यौगिकों के गुण किस तरीके से काम करेंगे। दे आर द मेल्टिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इज द हायर देन द प्योर मेटल। इनके जो प्योर मेटल होते हैं इनका गलनांक क्या होता है, हाई होता है। ये बहुत ज्यादा बेटा कठोर होते हैं, यानी कि वेरी हार्ड। नाउ द नेक्स्ट, दे आर द केमिकली इनर्ट, यानी कि ये रासायनिक रूप से क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। और इनकी जो धात्विक चालकता को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि दे द एक्सवेविड मेटालिक कंडक्टिविटी। तो ये तो मेटल की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट होती है, इसमें तो कोई वरीयता समझाने या कुछ ऐसा पॉइंट ही नहीं बनता है। ठीक है भाई, तो ये भी हमारे लिए कुछ नया नहीं है, सब वही वाला पॉइंट है जो आपने पढ़ा। जितने भी हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं ये एक प्रकार के जो आपको दिख रहे हैं मिश्र, यानी कि ये प्रॉपर तरीके से मैन्युफैक्चर ऑफ एलॉय, यानी कि ये बनाते हैं कई को कई से जोड़कर कुछ नया। जैसे ट्रांजिशन मेटल फॉर्म द एलॉय, एलॉय का काम करता है यानी कि मिश्र धातुएं बनाती हैं। इसी के साथ ही साथ हम कह सकते हैं दे एलॉय वेरी हार्ड, ये बहुत ज्यादा कठोर होती हैं। कैसी होती हैं, कठोर होती हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक यानी कि इनके मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होंगे। इफ स्टील मेड फ्रॉम द कॉपर, वैंडियम और टंगस्टन, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज, इनसे हमारा क्या बनता है, स्टील। यानी कि ब्रास को अगर हम जोड़ें, ब्रास यानी कि हम बात करते हैं पीतल की, तो कॉपर और जेडन को मिला के बनता है। और हम ब्रॉन्ज की बात करें, कांसा, तो कॉपर और टिन को जोड़ दें तो हमारा कांसे का निर्माण होता है। तो ये टी ब्लॉक के एलिमेंट एक तरीके का मैन्युफैक्चर ऑफ एलॉय, यानी कि इनको बहुत सारे एलिमेंटों को जोड़कर एक नया कंपाउंड या नया एक मेटल या किसी भी तरीके से एक नया फॉर्मेशन करते हैं। मैन्युफैक्चर में भी इसका काम हम लोग कर सकते हैं, किसका, डी और डी ब्लॉक का, ओनली फॉर डी ब्लॉक। क्लियर है भाई, यहां तक क्लियर हो तो बताओ, यहां तक क्लियर हो सारी के सारी, कोई भी दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो जल्दी से बता दो, हाथ खड़ा कर दो। क्लियर है कि नहीं, यहां तक जल्दी से बोलो भाई। लगता हो गया, यहां तक अगर हो गया तो आगे बढ़ते एक हमारा नया टॉपिक है जिसको हम कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। जिसको पोटेशियम डाइक्रोमेट का मतलब क्या हुआ, जैसे हमारा ये K2 लिखा हुआ, K2Cr2O7, अगर इसको हम ब्रेक करें तो 2K2 मतलब 2K पॉजिटिव प्लस Cr2O7 डबल नेगेटिव, राइट। इसको ऐसे लिखेंगे ना। अब अगर आप ध्यान से देखो ये बनाने मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, ये हमारे पास ये क्रोमाइड है, इसको हम इस तरीके से लेते हैं, यानी कि ये हमारा क्या है, ये देखो बेटा ये K2 है, K2CO3 है ना। तो इसके साथ क्या बनाता है, K2Cr2O7, और इस तरीके से हमारा निकल जाता है फेरिक ऑक्साइड। और यहाँ पर ये अम्लीय माध्यम में कराते हैं। कौन सा माध्यम होता है, एसिडिक में कराते हैं। तो ये हमारा कैसा क्रिस्टल निकल के आता है, नारंगी कलर का निकल के आता है। ठीक है बेटा, अब ध्यान देना, इसकी जो ये नारंगी करके क्रिस्टल होते हैं इनका गलनांक कुछ इतना होता है, यानी कि इन द ऑरेंज क्रिस्टल द सॉलिड मेल्टिंग पॉइंट इतना होगा, एंड द पार्शली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, द कंप्लीटली सॉल्युबल इन द हॉट वाटर, यानी कि पूरी तरीके से ये हमारे आंशिक रूप से ठंडे वाटर में घुले हैं लेकिन गर्म पानी में पूरी तरीके से घुलने का काम करेंगे। और ये अल्कोहल में आविल, मतलब अल्कोहल में बिल्कुल नहीं होंगे। और ये हमारे हाइड्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि आर्द्रता ग्राही नहीं होते हैं। इसी के साथ ही साथ हमारे पास ये कुछ रिएक्शंस है, देखो ये पॉइंट है, जल्दी जल्दी लिख लेंगे, अपनी कॉपी में चिपका लेंगे। ठीक है भाई, लो हट गए, अब देखो क्लियर। अब देखो, अब यहाँ पर K2Cr2O7 की मुख्य ऑक्सीकरण अपक्रियाएं किस तरीके से काम करती हैं। जैसे अगर हम बात करें इस तरीके से, हमारा ये रिएक्शन था, कौन था, यहाँ पर मैं लिख दूं, कहाँ पे लिख दूं, ये लिख दूं। जैसे हमारा लिखा होता है Cr2O7 डबल नेगेटिव, इसको हमें बनाना होता है, आप सारे के सारे जानते हो, ये क्लास 11 का पार्ट है। टू, इसको हम देखेंगे, ये ब्रेक होता है, टू क्या बनाता है, 2Cr प्लस के 3। अब देखो, अब यहाँ पर कंडीशन समझिए, ऑक्सीजन को बैलेंस हाइड्रोजन का करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 7H2 जोड़ेंगे। 7H2 जोड़े तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 14, तो यहाँ पर 14H प्लस जोड़ोगे, 14H प्लस हो गए, 14H प्लस हो गए। अब ये 14H प्लस होने के बाद और आप ध्यान से देखो, और क्या देखो बेटा, और क्या देखो, और क्या देखो, कितना बचा, आयन बराबर करा देते हैं। ये माइनस के 2 हैं, इधर 14 प्लस के यानी कि 12 प्लस के हैं। यहाँ पर कितने हैं बेटा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ पर जितने ज्यादा उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, 6 पॉजिटिव जोड़ दो। ठीक है ना। अब ये बेसिक रिएक्शन है, ये बेसिक रिएक्शन रहेगी जो चलेगी इन सब में। जैसे अब अगर हमें इसका इसमें कराना है तो अब क्या करोगे, ये हमारा होगा Cr2O7 डबल नेगेटिव प्लस
14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन बन के आएगा 2, ध्यान देना 2Cr प्लस के 3 प्लस 7H2। अब देखो अब क्या कराएंगे ये इसमें लिखो Fe प्लस 2 का किस में चेंज हो रहा है, Fe प्लस का 3 में। अब जरा ध्यान देना, अब और जरा ध्यान देना मैं क्या कह रहा ध्यान देना भाई, मैं क्या कह रहा ध्यान देना। अब इनको बैलेंस कराते हैं, अब जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर Fe ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन कितना है, कितने का डिफरेंस दिख रहा है, एक, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ही तो ज्यादा है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ दो। अब इसको आयन को इलेक्ट्रॉन को बराबर कराओ तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई किसी का भी नहीं कराना। तो अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई कराते हैं। अब इसमें कराओगे तो क्या लिखोगे, Cr2O7 डबल नेगेटिव प्लस, इसको लिख लो 6Fe प्लस का 2, इसको लिख लो 14H प्लस 14H पॉजिटिव, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, ठीक है बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद 2Cr प्लस के 3, फिर इधर लिख लो इसका 6Fe प्लस का 3 प्लस के 7H2, देख लेना सारे के सारे बैलेंस होगा। ये वाला आपको HW में करना है, किस तरीके से करना है, सेम रिएक्शन ये लिखोगे और I माइनस से I2 में कन्वर्ट करो, क्लियर। और एक चीज और यहाँ पर एक चीज और देख लो, ये हमारे पास जो K4 है, ये देखो इसकी स्ट्रक्चर देख लो, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है जल्दी बताओ। Cr Cr ये Cr, एक ऑक्सीजन, ठीक है ना, ये हमारे कुछ इस ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं, ये कुछ इस तरीके से ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं। इसका जो एंगल होता है 126 डिग्री का होता है, और 2 माइनस, इसलिए 2 माइनस यहाँ पर लगा दो, ठीक है ना। जल्दी से देखो, क्लियर है ना। हाँ, इसको हम डाइक्रोमेट आयन कहते हैं, ठीक है ना। आप एक काम और कर सकते हो, अगर ऐसा ना करो तो इसके ऊपर टोटल माइनस लगा दो, ऊपर माइनस कर दो, इसको हो गया डाइक्रोमेट, ठीक है। क्रोमेट का भी हो जाता है, क्रोमेट तो हमारा सेम ही बन जाता है, ये Cr है, O है, O है, O है, O है, ये हो गया हमारा, क्या हो गया, क्रोमाइट, क्रोमेट, इसके ऊपर माइनस लगा देंगे, ये हो गया, ये हो गया। अब आ जाते हैं इस पे, इसके यूसेज देखो, आयतनीय विश्लेषण में इसका इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इनका हम एक्सचेंज ऑफ वॉल्यूमेट्रिक में कराएंगे, इनका हम गुणात्मक कराएंगे, क्वालिटेटिव यानी कि जो हम कॉपियों में वो करते हैं ना, डेरिवेशन टाइप, ठीक है ना। और इनका कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण में, इन द ऑक्सीडेशन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, उसमें काम कर लेंगे। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, मोहब्बत की लाइनें और चलती रहेंगी। नेक्स्ट है चमड़ा उद्योग में, चमड़े की सफाई में। नेक्स्ट है, इसको हम लोग लेदर की क्लीनिंग में हम सफाई का काम करते हैं। नेक्स्ट कैल्का प्रिंटिंग की रंगाई में, इसको हम रंगाई पोताई में, प्रिंटिंग में इस्तेमाल करते हैं। फोटोग्राफिक तथा जिलेटिन फिल्म को कठोर बनाने, फोटोग्राफी इन द हार्ड ग्लैटिंग फिल्म, यानी कि जो हमारी जिलेटिन फिल्म होती है उसको हार्ड यानी कि मजबूत कराने का काम भी इसी का ही है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO। जल्दी से देखो इसको, जल्दी से एक चीज को और देख लो, फिर और आगे बढ़ जाएंगे। हैं, बहुत बढ़िया टॉपिक है भाई, बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से देख लो, थोड़ा सा गला गीला कर ले। ठीक है, अब देखो ये क्या करता है, ये किस तरीके से बनाएगा, ये हमारे अयस्क के रूप में होते हैं और ये क्षारीय माध्यम में कराएगा, यानी कि बेसिक नेचर में कंप्लीट करेगा। ऑक्सीजन के साथ ही क्या कराएंगे, इसको जलाएंगे, तो पोटेशियम परमैंगनेट बनेगा, जिसका कलर क्या होगा, ग्रीन कलर का होगा। इसी के साथ ही साथ ये बनाता भैया देखो मैग्नेट, और ये कौन सा माध्यम के साथ कराओगे, इसको अम्लीय माध्यम, एसिडिक में कराओगे, एसिडिक नेचर में कराओगे, और जब ये एसिडिक नेचर में कराएगा तो ये बन के आएगा परमैंगनेट MnO4, ठीक है ना। अब ये जब MnO4 बन के आएगा, ध्यान देना इसकी जी फिजिकल प्रॉपर्टी और ये केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम करेगा,
ये गहरे रंग का बैगनी क्रिस्टली ठोस है और ये जल में घुलनशील है, यानी कि द डार्क पर्पल क्रिस्टल सॉलिड। और ये वाटर में क्या होगा बेटा, सॉल्युबल होगा। तो ये 2 पॉइंट हो गए। इन 2 पॉइंट के बाद और आगे बढ़ोगे तो ये पोटेशियम परक्लोरेट के साथ क्या होता है, पूरी तरीके से हम कह सकते हैं आइसोमोर्फस होता है, मतलब पूरी तरीके घुलने का काम कर सकता है, उसमें विलीन होने का काम कर सकता है, आप ऐसे तरीके कह सकते हो। और ये कैसा होता है बेटा, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्या होता था, जस्ट पीछे बताया गया, जो हमारे इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से रखता हो, पेयर फॉर्मेशन। आगे आ जाओ, जैसे इस तरीके से हमने लिखा। अब ये क्या करेगा, जैसे हमारा MnO4 नेगेटिव होता है, ये कन्वर्ट किस में होता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, किस में कन्वर्ट होता है। इसमें जो हमारा मेटल होता है बेटा, ध्यान देना, इसमें जो हमारा मेटल होता है ना, इस मेटल में जो Mn की बात करें, मैंगनीज की बात करें, ये Mn डबल पॉजिटिव देता है। कौन सा पॉजिटिव देता है, डबल। तो अगर हम Mn को डबल पॉजिटिव लिख देते और ऑक्सीजन को बैलेंस कराते, 4 ऑक्सीजन है तो 4 हाइड्रोजन जोड़ते, 4 हाइड्रोजन इधर जुड़े तो हम इधर 8 हाइड्रोजन जोड़ते। अगर 8 हाइड्रोजन जोड़ते तो प्लस के साथ प्लस के 2 कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा, 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ते। तो ये हमारा रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ाया गया था जब हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th। अब सेम हमने फिर से इक्वेशन ले लिए, तो हम बिल्कुल लिख सकते हैं ये मेन रिएक्शन होगी। तो हम करेंगे MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस के 5 इलेक्ट्रॉन, प्लस के हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, और यहाँ पर बन के आएगा Mn डबल पॉजिटिव प्लस 4H2O। ये हमारी मेन रिएक्शन होगी, इसको आप सेम रखेंगे, बाकी सारा आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर कितना लिखा है, Fe लिखा है और प्लस के 2 है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe प्लस के 3 में, ये भी आपको याद रखना है। इसी के साथ ही साथ आप और आगे लेके बढ़े, तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करते समय रिएक्टेंट वाला पार्ट रिएक्टेंट में लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर कितने का एक्सचेंज है, 1 इलेक्ट्रॉन का, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल लेंगे, लेकिन हम कितने का मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें, ऊपर बराबर कराने के लिए 5 का मल्टीप्लाई, क्योंकि ऊपर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही 5 इलेक्ट्रॉन है तो आप लिखोगे रिएक्टेंट को रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट साइड। अगर देखा तो ये हमने लिखा MnO4 नेगेटिव प्लस आप इसको लिखोगे 5Fe डबल पॉजिटिव प्लस इसको लिखोगे 8H पॉजिटिव। भाई पीछे वाली रिएक्शन में 8H पॉजिटिव ये सब लिख दिया था, ये सब लिख दिया था, मेरे को देखना पड़ेगा भाई, तो चले लिखा ही ना हो। अच्छा लिखा है, ये तो पता ही तौबा तौबा हो जाती भैया, तौबा 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 तेरा जलवा। इधर देखो भाई, 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब क्या करोगे, इधर वाला पार्ट लिख दोगे, तो इधर वाले पार्ट में लिखा Mn डबल पॉजिटिव प्लस में 5Fe ट्रिपल पॉजिटिव, और इधर क्या बन के आएगा 4H2O, खत्म। ये रिएक्शन इस तरीके से बनती है। ऊपर वाली मेन रिएक्शन है, आप बस इनमें से इनको क्या कराना है, ऑक्सीडाइज कराना है प्रॉपर तरीके से। अब ये वाला जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, सेम तरीके से करोगे, HW दे दिए। ऐसी आपकी बुक में बहुत सारी रिएक्शन दी गई होगी, किसी भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, बस आपको वो अच्छे लेवल से पढ़ के और लिख के जाना है, ठीक है भाई, याद करके। इसका भी हम लोग वॉल्यूमेट्रिक में काम कराएंगे। दूसरा हम इसका गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव में इसके इस्तेमाल कराएंगे, और कार्बनिक पदार्थों की ऑक्सीडेशन में प्रयोग किया जाता है इसको, यूज इन द ऑक्सीडेशन ऑर्गेनिक सॉल्युबल सब्सटेंस। और इसका और एक ये कीटाणुनाशक में, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में, जल का शुद्धिकरण में इसका काम करते हैं, लाइक RO है ना। आपने देखा बेयर अभिकर्मक, जैसे तनु KMnO4 बनाने में भी इसका काम करेंगे। अभी बेयर अभिकर्मक क्या है आने वाले समय में पता चलेगा। नाउ द नेक्स्ट, ब्लीचिंग ऑफ द वुडन, कॉटन, सिल्क और कॉटन एंड ऑयल्स, यानी कि ऊनी, सूती और सिल्क वस्त्रों और तेलों को विरंजीकरण, ब्लीचिंग यानी कि हम एक तरीके कह सकते हैं सफाई करने में इनका भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। अब ये वाले पॉइंट हो गए, यूसेज हो गए। अब हमारे पास आता है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक यानी कि डी ब्लॉक आपका खत्म हो गया, पूरा का पूरा डी ब्लॉक खत्म हो गया। अब एफ ब्लॉक आ गया। एफ ब्लॉक आपको बताया गया था, ये हमारे पीरियोडिक टेबल में, अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में, अगर ये आवर्त सारणी में कहां रखे गए हैं, अगर कोई आपसे ये पूछ दे तो क्या बताओगे भैया, आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में कहां रखे गए, तो आपका आंसर होगा सर बॉटम में। कहां रखे गए हैं, बॉटम यानी कि नीचे, नीचे रखे गए। क्योंकि बेटा नीचे रखे गए हैं, इसका मतलब इंडिकेट करता है
ये दो सीरीज में डिवाइडेड है, दो सीरीज है इनके पास, श्रेणियां हैं दो इनके पास। वो कौन कौन सी श्रेणियां हैं? तो आपका आंसर होता है वो हमारी पहली श्रेणी है जिसको हम 4F श्रेणी कहते हैं, और दूसरी हमारी जो है वो 5F। ठीक है ना, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। तो और पॉइंट भी हमारे पास है। इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ऐसे लिखते हैं, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा N-2 ऐप में जाएगा। ठीक है भैया, और सुनो, और सुन लो, और सुन लो, और सुन लो यार। जो ऐप सीरीज है ना, इसमें टोटल 14 एलिमेंट होते हैं। कितने कितने एलिमेंट्स होते हैं? 14। ठीक है ना, सॉरी, हाँ ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इसको, इस सीरीज को हम लोग Ln और इसको हम An के नाम से भी जानते हैं। और कुछ बता दें? और कुछ बता दें क्या? और कुछ बता दें? और कुछ बता दें? इसमें एक पॉइंट और ये वाला ऐड कर लो, इसमें सिर्फ Pm रेडियो एक्टिव होगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा, और इसमें ऑल एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट इंडिकेट करेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया। और इसको क्या कह सकते हैं? और इसको कह सकते हैं सर, इसको हम कहते हैं ये लेते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं। यानी कि अंतः, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, अंतः संक्रमण तत्व के नाम से। ठीक है, और कुछ कह दें? कह सकते हैं। जो हमारा ऐप होता है बेटा, कौन सा? ऐप ऑर्बिटल होता है। ऐप ऑर्बिटल कितने ऑर्बिटल रखता है? 5। कितने ऑर्बिटल रखता है? 5। मुक्का मारेंगे, 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 8 हुए यार, एक और चाहिए 7 है। और सुनो यार, पूरा तो हम इसको तोड़ देंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐप में, हाँ, एक ऑर्बिटल में, यानी कि 1 ऑर्बिटल टेक्स 14th ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बताओ समझ में आया कि नहीं? हेलो, सुनो, ये हमारे पास डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक में इस तरीके से आपको सारी की सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है भाई, और तो सुन लो भाई, और भी सुन लो। और कहाँ गया? कुछ अलग पेन नहीं मिल रहा यार, कलर वह बदल लो, पिंकू ले लो, पिंकू। चलो भाई, अब इसमें अगर देखोगे तो और एक पॉइंट हम लिख सकते हैं सर, तो जगह भर गई यार, जगह भर गई। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ऐप ब्लॉक होता है, कहां पर लिखें यार, जगह ही नहीं है कहीं, इधर पे लिख दें क्या? चलो इधर पे लेते हैं। जो ऐप ब्लॉक है, ऐप ब्लॉक में मैं बोलूं तो इसको, जो हमारा आवर्स होता है ना, इंग्लिश में ही लिखेंगे, जगह कम बच जाएगी फिर हिंदी में। पीरियड 7th 6th एंड 7th, और ग्रुप 3rd से ही निकले हुए टोटल एलिमेंट हैं। टोटल एलिमेंट ही आपको ऐप ब्लॉक को इंडिकेट करते हैं, ऐप ब्लॉक को इंडिकेट। क्लियर? ये ऐप ब्लॉक दिमाग में बसा लो, इतने में ही कहानी हम डुलवाएंगे। ठीक है ना, आप ध्यान से देखना, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 4F में, 4F में प्रवेश करेगा। ये Cu58 से लेके Lu71 तक के 14 एलिमेंट आते हैं। ये La गुणों में समानता रखने के कारण इनको एक्टिनाइड कहते हैं। और ये La में इसका मान क्या होता है? मतलब La इनमें ही माना जाता है। मतलब आपने देखा था पहली वाली स्लाइड में, तो हमने आपको बताया था
कि एप ब्लॉक में ही हमने एलो को रखा है कि उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, ठीक है ना, खत्म, आ गया। अब ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, गोल्डन की प्रॉपर्टीज क्या होती है। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एलएन जो होता है ना, एलएन का मतलब लेंथेनाइट, इसका जो परमाणु विज्ञान, परमाणु और आयनिक आकार की त्रिज्या की बात करें, क्रमिक रूप से घटती जाती, कम 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 कम, मतलब कम 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 कम, इस तरीके से कम होती जाएगी। जैसे कम होती जाएगी, क्योंकि परमाणु क्रमांक के साथ साथ प्रभावी नाभ की आवेश बढ़ता है, प्रभावी नाभ की आवेश क्या होगा, बढ़ेगा, परंतु इलेक्ट्रॉन का परीक्षण प्रभाव क्या होता है, कम होता है। इस प्रभाव में होने वाली कमी, इसको पॉइंटर लिखो, एग्जाम में पूछा गया है। आकार में होने वाली, आकार में होने वाली कमी ये लेंथेनाइड आंकुचन या संकुचन कहलाती है, एग्जाम में आता है। तो आप ये लिखेंगे, द डिक्रीज इन साइज इज कॉल्ड द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, पूछा गया है, आप याद रखेंगे। यानी कि द एटॉमिक एंड द आयन रेडियस ऑफ द एलन है भाई, एलन gradually decrease the move from the left to right because the effective nuclear charge increase with the atomic number, but the shielding effect or the fourth electrons is very less. 4f है ना, 4f electron is very less. क्लियर, क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट, क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पे देखो, एल्कलाइन सॉल्ट द ऑक्साइड की अगर हम बात करें, ऑन द गोइंग द लेफ्ट टू राइट द एल्कलाई कलेक्टर Ln2O3O6 इसका बात करें तो ये अपने आप में डिक्रीज हो जाती है, यानी कि हम बात करें लेफ्ट बाएं से दाएं जाने पर LnO3 और LnOH का ओलाब थ्राइज का क्षारीय लक्षण क्या होता है, घटता है ना। और आगे बात करें सिमिलरली सेकंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, यानी कि ड्यू टू द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन दिखा था ना, जो कमी आई थी, डिक्रीजमेंट हुआ था, एलिमेंट ऑफ द 4D साइज ऑफ द एलिमेंट ऑफ द 5D, यानी कि एलएन के संकुचन के कारण 4D के तत्वों का आकार 5D के क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल है। ये क्या होता है बेटा, इक्वल होता है, इक्वल होता है, इक्वल, ठीक है, ओके। हाँ, आगे आ जाओ, डेंसिटी, डेंसिटी क्या कहती है, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ एलएन का घनत्व और कठोरता बढ़ती है। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, टॉप टू बटन हो जाए, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर जो होगा इंक्रीज होगा। एटॉमिक नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम कह सकते हैं जो उसकी डेंसिटी है और जो उसका हार्डनेस है, ये दोनों ही बढ़ जाएंगे, ठीक है भाई। तो ये दोनों आपको याद रखने, ठीक, आगे देखते हैं। ये देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी ऑक्सीडेशन की, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो दिखती है इसकी ऑक्सीडेशन की है भाई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी किसकी दिखती है, ऑक्सीडेशन की। तू तारा, मैं ऊपर तू नीचे, ता करते राजा, जल्दी सो पढ़ लो बाबू। देखो अभी क्या है, अगर हम लेंथेनाइट की बात करें, एक्टेनाइट की, लेंथेनाइट की बात करें, तो जो हमारी एलन सीरीज होती है, अगर हम इसको सल्फर के साथ गर्म करें, हॉट एंड सल्फर, तो ये हमारा बनता है सल्फर, एलन के साथ H3 बनाती है, सल्फाइड बनाएगी। अगर इसको हम रिएक्ट कराएं किसके साथ, किसी भी एसिड के साथ, इसके एसिड के साथ गर्म कराओगे तो H2 बाहर निकल जाएगी। इसी एलन को अगर हम हैलोजन के साथ कराएं, तो मैं लिखता भी रहूं, तो कहेंगे सर अंग्रेजी नहीं लिखा, हैलोजन के साथ, हैलोजन के साथ क्या करें, तो हमारा क्या बनता है, हैलाइड बनता है। अगर हम कराएं विथ वाटर, वाटर के साथ कराएं तो हाइड्रोक्साइड बनता है। अगर हम विथ कार्बन कराएं, विथ कार्बन एट 277, ये तो लिखा ही है ना के पर, तो क्या होगा, तो यहां पर कार्बाइड बनाएगा। अगर हम रिएक्ट यानी कि N2 के साथ, अगर हम N2 के साथ क्या कराते हैं, विथ N2 को क्या कराएंगे बेटा, गर्म कराएंगे, यानी कि हीट कराएंगे, तो क्या होगा, यहां पर अगर आप देख पा रहे हो नाइट्रस बनाएगा। ध्यान से देखो, सिर्फ एलन की बात कर रहा हूं,
अगर हम बर्न कराएं, बर्न इन O2, O2 के साथ अगर इसको बर्न कराएंगे तो ऑक्साइड बनाएगा। कंडीशन समझो मैं क्या बता रहा हूं। इसी लेंथेनाइड को सल्फर के साथ अगर हम गर्म कराएं तो सल्फाइड बनाएगा। इसी को अगर हम एसिडिक नेचर में कराएं तो H2 बाहर निकल जाएगा। इसी एलएन को अगर हम हेलोजन के साथ कराएं तो ये कुछ इस तरीके से बनता है LnX3। वो लेंथेनाइड में कोई भी एलिमेंट हो सकता है। अगर हम वाटर के साथ कराते हैं तो यहां पर हाइड्रोक्साइड निकल जाएगा और H2 क्या निकल जाएगी, बन जाएगी, H2R होगी और कुछ इस तरीके से बनेगा हाइड्रोक्साइड। अगर हम C के साथ इसको गर्म कराएंगे तो ये बनाएगा कार्बाइड। वो एलन की जगह कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है, मैं बार बार कह रहा हूं। नेक्स्ट, अगर इसको हम N2 के साथ गर्म कराएंगे तो ये बनाएगा नाइट्रस। देखो नाइट्राइड्स, यानी कि LNN, एलन की जगह कोई भी एलिमेंट हो सकता है। अगर हम इसको O2 के साथ जलाएंगे तो क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। अब ऑक्साइड में कुछ भी हो सकता है, ठीक है भाई। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जो हमारे उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में आती है। अच्छा, ये वाला 5वां पॉइंट रहा होगा, ठीक है। और समझो इसके भौतिक गुण सुनो, भौतिक गुण भी सुन लो। ये क्या होते हैं भैया, इनके जितने भी एलिमेंट होते हैं सिल्वर, यानी कि ये एलिमेंट सिल्वरी, व्हाइट एलिमेंट एंड द सॉफ्ट होते हैं। यानी कि ये प्रॉपर तरीके पर देखें तो ये सिल्वर जैसे सफेद धातुएं तथा नर्म होती हैं। अच्छा, ये ऊष्मा तथा विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। मतलब हम कह सकते हैं कंडक्टर है। ये हमारी सारी की सारी कंडक्टर्स है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इन तत्वों के गलनांक कैसे होते, उच्च। दीज एलिमेंट हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। वाह वाह, बहुत बढ़िया। और आ जाओ, इनकी यूसेज पढ़ो, यूसेज पढ़ो। देखो क्या लिखा, इन मेक्स पार्ट इन द जेट एयरक्राफ्ट। अरे वाह, इसको विमान के जितने भी होते हैं बेटा, पुर्जों बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट एलन की, आगे देखो, दे एलॉय एन ऑफ एन कॉल्ड द मिस मेटल। इनको मिस धातुओं के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि विच इज द यूज द रिड्यूसिंग एजेंट, जिनके उपयोग अपचायक के रूप में किया जाता है, ठीक है। एलन के लवणों का प्रयोग लेसर के रूप में, लेसर के रूप में भी इनका यूसेज किया जाता है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, ये वाले पॉइंट सारे के सारे यूसेज ही हैं। और भी हैं क्या, हाँ, इनको हम उत्प्रेरक के रूप में भी यूज करेंगे, कैटलिस्ट फॉर्मेट में। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है Cu। अगर हम देखें सीरियम फॉस्फेट का प्रयोग पेट्रोलियम के भंजन में, है ना। सीरियम फॉस्फेट इन यूज इन द ब्रेकडाउन ऑफ द पेट्रोलियम। सीरियम ताप व अल्ट्रा वायलेट, सीरियम जो होता है ताप और अल्ट्रा वायलेट किरणें यानी पराबैंगनी किरणों के लिए क्या किया जाता है, अवशोषित करता है। सीरियम एब्जॉर्ब द हीट ऑफ द यूवी रेज, यूवी रेज। अल्ट्रा वायलेट यानी कि पराबैंगनी, पराबैंगनी किरणों की बात कर रहा हूं, पराबैंगनी किरणों की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो पराबैंगनी किरणों क्या करेगा, एब्जॉर्ब। तो ताकतवर हो गया भाई। हाँ 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 हाँ। ये लेंथेनाइड हो गया। अब आ जाओ एक्टेनाइड पे। देखो चैप्टर छोटा है, इंटरेस्टिंग है, बट अगर आप देख के पढ़ लिए तो ठीक है, ठीक है ना राजा। अब आ गया हो। अब अगर हम बात करते हैं एक्टेनाइड, तो जो हमने एक्टेनाइड में पढ़ाया वही तो सब है ना। आवर्त सारणी के तीसरे वर्ग व सातवें आवर्त से 14 तत्वों को उठाकर आवर्त सारणी के नीचे रखा गया है। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, एक्टेनाइड। क्लियर है ना। यानी कि 14 एलिमेंट, 14th ऑफ एलिमेंट हैव बीन द पिक्ड अप द फ्रॉम द थर्ड ग्रुप एंड द 7th पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल द लेफ्ट बिलो द पीरियोडिक टेबल। वाह, इनको उठाकर पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा गया है। क्लियर। इसके साथ और बढ़ो, ड्यू टू द देयर प्रॉपर्टीज बीइंग द सिमिलर एक्टेनाइड दे आर द कॉल्ड एक्टेनाइड एटम। यानी कि इन गुणों को एक्टेनाइड के
समान होने के कारण इन्हें एक्टिनाइड के नाम से भी जाना जाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आ जाओ फिर और एक्टिनाइड। अभी एक्टिनाइड की प्रॉपर्टी सुन लो। जितने भी एक्टिनाइड हैं, यानी कि इन दिस कैटेगरीज या कैटेगरी आफ्टर एक्टिनियम नवाशी से लेके अगर आप चलोगे थोरियम, लॉरेंशियम 90 से लेके 103 कम्स द 14 एलिमेंट आते हैं। यानी कि श्रेणी में एक्टिनियम नवासी के बाद TH 90 से, यानी कि यहां से यहां तक के एलिमेंट को हम 14 एलिमेंट काउंट करते हैं। गुणों में समानता के कारण जो AC है इनके साथ ही हमने नीचे रख दिया है। और ये सारे के सारे सभी के सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या मैंने आपको बताया था? क्या मैंने ये आपको बात बोली थी बउआ? बोली थी ना, बोली थी ना? हाँ बोली थी, ठीक है ना। ऑल ऑफ देम आर रेडियो एक्टिव। ठीक है सर, ये तो आपने बताई था। आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करते हैं। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 5F 1 से लेके 14 मिल सकते हैं, 6D 0 से 1 मिल सकता है और 7S 2। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना। इसमें ये वाले जो अगर आप देखेंगे, इस वाले कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, विन्यास देखोगे, इनके कारण इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अनेक अनियमितताएं देखने को मिलती है। कॉन्फ़िगरेशन, देयर आर मैनी इरेगुलरिटीज इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनके कारण बहुत सारी अनियमितताएं, रेगुलरिटी नहीं देखने को मिलेगी, है ना, इरेगुलर वे में फॉर्मेट में मिलेंगी। और देखो अब इनका गुण आ जाता है। ये भी सारी की सारी चांदी के समान सफेद धातु हैं। ये भी हमारी कैसी, चांदी के समान, यानी द सिल्वरी वाइट द मेटल। बहुत बढ़िया। अब इनके भी बेटा गुण देखो। गुण, ये वाला पॉइंट सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से सुनना और समझना। एटॉमिक एंड एटॉमिक रेडी क्या लिखा हुआ इन द फिफ्थ सीरीज विद द एटॉमिक रेडी इन द पीटी। पीटी क्या होता है भाई? पीटी नहीं होगा, क्या होगा? 5F होगा यहाँ पर, 5F। 5F and the atomic radius decrease because of the force of nuclear attraction. The depth of 5F electron very less. अच्छा, 5F श्रेणी में अगर परमाणु क्रमांक हम बढ़ा दें, परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ ही साथ जो परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या है ये क्या होती, घट जाती। क्योंकि नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ेगा, क्योंकि आप जानते हो जैसे जैसे एटम बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ ही साथ आप सारे के सारे जानते हो नाभिकीय आकर्षण बल, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। 5F इलेक्ट्रॉन का परीक्षण प्रभाव बहुत कम होता है, इसलिए इस घटना को एक्टिनाइड आंकुचन या लैंथेनाइड आंकुचन से अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि यह 5F का परीक्षण प्रभाव 4F से क्या होता है, कम होता है ना। यानी कि यहां पर 4F क्या होता है बेटा, कम होता है। यानी कि अब आप ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है दिस फेनोमेनन इज द एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। यहां तक क्वेश्चन बन जाता है। इट इज द अकर्स द greater quantity than the lanthanide contraction because in these of the Taft effect of the 5 electron in much less than of 5 electron। ठीक है ना बेटा, तो ये वाला पॉइंट आपको देखना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा और चलेगा भी नहीं। आगे देखो, चुंबकीय की बात करें तो अयुग्मित 5 इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये सारे के सारे कैसे होते हैं, अनुचुंबकीय। तो ये वाला पॉइंट तो समझ में आया ही था। जितने भी अगर हमारे ऑर्बिटल देखने को मिलते हैं, ऐप में कितने होते हैं बेटा, सारे के सारे जान चुके हैं, 14 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अगर इसमें ये सारे के सारे हमारे अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, अब इसमें अगर आपसे म्यू निकालने को बोला जाएगा तो रूट में क्या निकलते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट एन में n+2 निकालेंगे। तो इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे Bm में कराओगे, बोर मैग्नेट्रॉन के साथ कराओगे, जैसे ही आप देखोगे तो ये अपने आप में अनुचुंबकीय होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पैरामैग्नेट। ठीक है बउआ, कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिव हो जाएगा। अब ये हमारा वाला पॉइंट समझ में आ गया, तो अब आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इनके कलर की बात, तो ये हम कह सकते हैं ये कलरफुल होते हैं। ये कैसे होते हैं बेटा, कलरफुल होते हैं। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है। दे आर द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा रखते हैं। इनका कलर क्या होता है, ये अपने आप में कलरफुल होते हैं, कलरफुल। ठीक है भैया। और इनकी ऊर्जा की अगर बात करें, इनका आयतन ऊर्जा बहुत क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि ये प्रबल अपचायक होते हैं। अब ये प्रबल अपचायक स्ट्रॉन्ग रिड्यूस किस तरीके से काम करते हैं, तो क्लास 10th में भी पढ़ा दिया जाता है ना, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग। तो ये वाला पॉइंट तो क्लियर है, होना चाहिए सभी को, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है ना।
अब आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करें, लिखा है दे फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं, वही वाला ना, जैसे K4 है, FeSCN का होल ऑफ 6 है, कुछ इस तरीके से कंपाउंड बना लेते हैं। ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, आपको बताया गया था। अगर पहली वाली स्लाइड समझ ली ना तो सब समझ जाओगे। आओ यूज पढ़ें। यूज में अगर आप देखें तो जो हमारा ये वाला पॉइंट दिखता है, यह थोरियम है। थोरियम जो सॉल्ट है, इसका यूज हम कैंसर के प्रयोग में कर लेते हैं। यूरेनियम को अगर हम देखेंगे तो नाभिक रिएक्टर के रूप में फॉर्मेशन के लिए काम करता है। यू को अगर हम देखें तो ये हमारे कांच, वस्त्र और बहुत सारी औषधियां, दवाइयों में यूज किया जाता है। पीयू को देखें तो हमारा एटम बम, परमाणु भट्टियों का इस्तेमाल में किया जाता है। फिर आगे देखें तो हमारा जो थोरियम TH है, इसको हम लोग नाभिक ईंधन और गैस मेंटल में, गैस मेंटल जानते हो ना, गैस में जो व्हाइट कलर का गुब्बारा टाइप का लगता है, तो उसको जलाते थे, जलता रहता है, तो उसका इस्तेमाल TH के साथ हम लोग करा सकते हैं। TeO2 और THO2 का मिश्रण ही कहलाता है आपका क्या, मेंटल। आगे देखो, अरे मेंटल आप नहीं हो भाई, आप होशियार हो। मेंटल एक गैस में लगाने वाला यंत्र है जो जलता है। इसकी ऑक्सीडेशन मैक्सिमम कितनी, मतलब सामान्यता ऑक्सीडेशन प्लस के 3 मिलेगी। ये बहुत ज्यादा प्रबल, अगर हम ध्यान से देखें, ये द इलेक्ट्रो रिच ऑफ द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये विद्युत धनी और प्रबल अपचायक होता है। ये धनायन इनके रंगीन होते हैं, दैट इज द कलरफुल होते हैं। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त धनायन अनचुंबकीय होते हैं। कैटायन कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज अ पैरामैग्नेटिक। और ये सारे के सारे क्या दिखाते हैं, आंकुचन और कॉन्ट्रैक्शन, जिसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो ये इन दोनों में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, अगर हम लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की बात करें तो इनमें सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी है, क्या क्या बात करते हैं ये, और ध्यान से सुनना। लास्ट टॉपिक पे चल रहे हैं हम लोग, लास्ट टॉपिक पे चल रहे हैं। थोड़ा सा गला गीला करके खत्म करके राम नाम बोल दें। अब अगर हम ध्यान से देखते हैं इस चैप्टर को, इस चैप्टर तो हम लोग पढ़ ही लिए, इस टॉपिक को देख लो ध्यान से, लास्ट में क्या लिखा। एल एन और ए एन में डिफरेंस है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। अपार्ट फ्रॉम द, इसका अगर हम देखें जीरो मतलब +3 +2 +4 सो इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एटम। ये +3 के अतिरिक्त +2 +4 भी ऑक्सीडेशन नंबर दिखाते हैं। और ये क्या करेंगे, +3 के अतिरिक्त +4 +5 +6 भी ऑक्सीडेशन नंबर दिखाते हैं। इसमें केवल PM रेडियो एक्टिव होता है और इसमें सभी रेडियो एक्टिव होते हैं। क्या हम नहीं बताए थे आपको? क्या कौनो हमने ऐसी बात कही है जो ना बताई हो? आगे आओ। इसमें अगर हम LN में देखें तो 4 ऐप उपकोष में प्रवेश करेगा सीधे सीधे, है ना? है? जल्दी बताओ, 4 ऐप कैसे हो गया भाई? क्यों भाई? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। चक दे फड्डे, 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 चक चक चक, बूम बूम चक, बूम बूम चक चक, बूम बूम। इसमें क्या कहते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन 4 ऐप उपकोष में प्रवेश करता है। लेंथेनाइट द एंटर द 4 ऐप सबसेल इसमें करेगा 5 ऐप में, ठीक है। ये लेंथेनाइट अंकुचन को प्रदर्शित करेगा, इस अंकुचन को ये करेगा एक्टिनाइट को। ये आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी Eg दिखाएगा, ये थोड़ा सा जटिल दिखाएगा, ठीक है ना भाई। और इसमें भी इलेक्ट्रॉन 3D है, 4D है, 5D है और 6D है, इनमें भी इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस तक ही रहता है। अब बताओ, तो सारा का सारा पार्ट देखो हमने बहुत कम शॉर्ट्स में, ये अगर हम देखें ना, अब देखो पहले तो मैं आपको दे दूं HW, इस टॉपिक का HW क्या क्या होगा। सबसे पहले तो आप लोग इसमें क्या क्या पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, जैसे K2CR2O7 है, पोटेशियम पर मैग्नेट है, KMnO4 है, ठीक है, इनके बारे में पढ़ना है।
और आपका लेंथेनाइड है, एक्टिनाइड है ना, और क्या हो गया, है ना, उनमें डिफरेंसेस हैं, ये सब पाला पार्ट पढ़ लेना। और बेटा अब डी ब्लॉक के बारे में जो आपको जनरल इंफॉर्मेशन दी गई है, एफ ब्लॉक के बारे में जो आपको जनरल इंफॉर्मेशन दी गई है, इतने टॉपिक आपको याद करने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इन सभी टॉपिकों को आप अपनी कॉपी पे अच्छे तरीके से मेंटेन करेंगे, अच्छे से लिखेंगे, सारे का सारा पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सभी लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया, सभी लोग अपने इस लेक्चर को अच्छे से हंसते मुस्कुरा से देखेंगे, और ये भी चैप्टर हमारा क्या हुआ बेटा, पूरी तरीके से खत्म हुआ। ठीक है भाई, तो सभी लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें और इस चैप्टर को बेहतरीन लेवल से देखिएगा, इतना ही पढ़िएगा। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक से क्वेश्चन कितने बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए। इन सभी लेक्चरों को आप प्रॉपर तरीके से, जैसे बोला जा रहा है वैसे ही वैसे आपको देखना है, स्पीड के साथ देखना है, समय कम है, ज्यादा रिपीट, देखो ऐसा होता है, हमारा मानना ये है कि अगर हम चैप्टर को एक बार पढ़ लें, और एक बार हमने पढ़ा थोड़ा जल्दी, दूसरा बार पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे, कम से कम एक चैप्टर को हमने 3 से 4 बार पढ़ लिया केवल, तो हमारे माइंड में चीजें सेट होने लगती हैं कि वो कौन किस तरीके से चीजें बन रही और क्या क्या बनती है। ठीक है ना, तो उन सभी चीजों को बहुत अच्छे वे में देखते रहो, पढ़ते रहो। मुलाकात ऐसे ही मस्त तरीके से करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में जो आपकी फिर से डिमांड होगी उस चैप्टर के साथ लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, खाते पीते रहें, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।